तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर फ्रॉस्ट उस मिस्ट आइलैंड पर विलो हार्ट और ट्री स्पिरिट्स को कलेक्ट कर रहे थे, पर तभी अचानक से वहां पर किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के टेंटिकल बाहर आते हैं और वो मिस्टर फ्रॉस्ट पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर मिस्टर फ्रॉस्ट उस पर अटैक करता है और उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, पर हमने देखा कि वो टेंटिकल मिस्टर फ्रॉस्ट को वहां से बचकर भागने नहीं देते और उनको चारों तरफ से घेर कर उन पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर मिस्टर फ्रॉस्ट भी समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर अब मुझे फंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो वहां से बचकर भागने के लिए अपनी सबसे पावरफुल ट्रिक को यूज करते हैं और उनकी इस ट्रिक का नाम है जेनेटिक एनर्जी मूवमेंट। और वो वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ अपनी शिप में वापस आ जाते हैं। और वो उस फाइटर प्लेन में आते ही वहां पर गिर जाते हैं। तो फैंग उनको उठाता है और कहता है, मिस्टर फ्रॉस्ट आप ठीक तो है ना? तो मिस्टर फ्रॉस्ट इंस्पेक्टर जू से कहते हैं, जल्दी करो और हेडक्वार्टर वापस चलो। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं ली और कैटलैन, जेम्स और इवान को, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। अब कैटलैन उन टेंटिकल्स को देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का क्रिएचर है? तो जेम्स कहता है, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, इवन के इसे बियॉन्ड गॉड और वार वॉरियर भी हरा नहीं पाया। तो ली याओ कहता है, अगर एल्डर फियोना वहां से बचकर भागने में हमारी हेल्प नहीं करती तो अब तक हम चारों मर चुके होते। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एल्डर फियोना उन चारों की वहां से बचकर भागने में हेल्प कर रही थी। जब भी वो टेंटिकल उन चारों पर अटैक कर रहा था तो एल्डर फियोना उसके उस अटैक को ब्लॉक करके उन चारों को वहां से बचकर भागने में हेल्प कर रही थी। तो अब वो चारों अपनी जान बचाने के लिए एल्डर फियोना का शुक्रिया करते हैं। तो फिर एल्डर फियोना उन चारों को कहती है कि तुम्हारे पास जो भी ट्री स्पिरिट और विलो हार्ट्स हैं वो सब मुझे दे दो। ये सुनकर ली याओ हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ट्री स्पिरिट्स और विलो हार्ट हम तुम्हें दे दें? तो एल्डर फियोना कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो कैटलैन ली आपको बताता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग सारे विलो हार्ट और स्पिरिट ट्रीज पूरी टीम में इक्वली शेयर किए जाएंगे। तो अब उन चारों ने जो भी विलो हार्ट और ट्री स्पिरिट्स कलेक्ट किए थे वो सब वो एल्डर फियोना को दे देते हैं, जिसमें 1000 ईयर ओल्ड 6 विलो हार्ट्स होते हैं और 2 ट्री स्पिरिट्स होती हैं, जिन्हें एल्डर फियोना अपने पास रख लेती हैं और कहती हैं कि तुम सब फिक्र मत करो, हम इसे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही शेयर करेंगे। और फिर वो कहती हैं कि क्या तुम सब वापस यूरोप जाना चाहते हो या यहीं रुक कर हमारे एल्डर्स के आने का वेट करोगे कि कैसे वो उस बड़े से मॉन्स्टर को मार कर गिराते हैं? तो कैटलैन कहता है, एल्डर फियोना हम यहीं पर रुक के एल्डर्स के आने का वेट करेंगे। तो ये सुनकर एल्डर फियोना कहती है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर जू के फाइटर प्लेन को, जिसमें वो सब वापस जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉस्ट काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। तो ये देखकर इंस्पेक्टर जू उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? तो मिस्टर फ्रॉस्ट उन्हें कहते हैं, फिक्र मत करे, मैं यूं नहीं मरूंगा। मैं इतनी बुरी तरह से इंजर्ड इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपनी सबसे पावरफुल ट्रिक जेनेटिक एनर्जी मूवमेंट को यूज़ किया और इसे यूज़ करने की वजह से ही मेरी बॉडी डैमेज हुई है। कुछ दिनों की रेस्ट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो ये सुनकर फैंग सोचता है, जेनेटिक एनर्जी मूवमेंट? तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू मिस्टर फ्रॉस्ट से पूछते हैं कि ये जो अभी अभी तुमने अपनी इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को यूज़ किया, इसका नाम जेनेटिक एनर्जी मूवमेंट था? ये ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये हमारी लाइफ को किसी भी क्रिटिकल मूवमेंट से बचा सकती है। और फिर वो कहते हैं, मिस्टर फ्रॉस्ट क्या आप ये टेक्निक मुझे सिखा सकते हैं या नहीं? तो मिस्टर फ्रॉस्ट उसे बताते हैं कि ये टेक्निक हमारी पिछले 5 सालों की कलेक्ट की हुई सारी एनर्जी को वेस्ट कर देती है और इसे यूज़ करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पावर को यूज़ करना पड़ता है। आपने खुद ही देख लिया कि इसे यूज़ करने की वजह से मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई है। इसके अलावा ये टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करती, क्योंकि ये टेक्निक हर किसी की जेनेटिक एनर्जी पर बेस करती है, क्योंकि हर किसी की जेनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है और ये डिपेंड करता है कि क्या वो बंदा इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी जेनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके इसे यूज़ कर पाएगा या नहीं। और मैंने इसके बारे में लीडर को बताया था, तो लीडर ने मेरे लिए ये अलग से एक टेक्निक बनाकर मुझे सिखाई है। और अगर देखा जाए तो तुम्हारी जेनेटिक एनर्जी मेरे से अलग है, इसलिए तुम ये नहीं सीख सकते हो। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू उदास हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी मैंने अपने सारे पैसे और एनर्जी इस यूनिवर्सल लेवल के हाईटेक स्मार्ट प्लेन को खरीदने में लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अब मैं लीडर से इस टेक्निक को सिखाने के बारे में बात नहीं कर सकता। तो उनकी बात सुनकर फैंग कहता है, स्मार्ट प्लेन? आपके कहने का मतलब है कि ये फाइटर प्लेन किसी भी पायलट के बिना खुद ब खुद ही फ्लाई कर सकता है? तो इंस्पेक्टर जू हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुमने सही समझा, इवन के इस पूरे फाइटर प्लेन की बॉडी हाई लेवल के SS क्लास वेपन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये किसी भी किंग लेवल के मॉन्स्टर के अटैक को बहुत ही आसानी से झेल सकता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स ने अटैक किया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अगर वो मेरे इस फाइटर प्लेन को पकड़ लेते तो उन्होंने इसे जकड़ कर तोड़ देना था।
और ये फाइटर प्लेन उसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है कि ये एयरक्राफ्ट मेरे एसएस क्लास के फ्लाइंग नाइफ से भी ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने 2 फ्लाइंग नाइफ्स के प्राइस को देखकर सोचता है कि इसका मतलब कि ये फाइटर प्लेन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब इंस्पेक्टर जू फैंग को बताता है कि तुम्हारे इस बार के मिस्ट आइलैंड के कंट्रीब्यूशन का अगर कैलकुलेशन करें तो तुम भी हाईएस्ट ग्रेड का इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट बाय कर सकते हो। ये सुनकर फैंग शॉक होते हुए कहता है, हाईएस्ट ग्रेड का इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट? मुझे अभी भी याद है कि उसके जैसा एयरक्राफ्ट लीडर के पास भी है और उसमें एक लेज़र कैनन भी लगी हुई है। उस एयरक्राफ्ट की प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा होगी और वो एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फैंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ये एयरक्राफ्ट बाय करने की बजाय इन पैसों को काउंट करूं तो ये तो अनइमेजिनेबल मनी होगी। तो अब इंस्पेक्टर जू फैंग को कहता है कि तुम्हारी ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है और तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि लाइट ट्रेनिंग कैंप अब तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। अब तुम मेरे साथ वापस जाना, लीडर तुम्हारे लिए न्यू अरेंजमेंट्स करेंगे। तो फैंग कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अपने लाइट ट्रेनिंग कैंप के इस एग्जाम को पास कर लिया है। तो अब इंस्पेक्टर जू फैंग को खुश होते हुए बताते हैं कि तुमने लाइट ट्रेनिंग कैंप में इतने छोटे से टाइम में बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट की है और कहते हैं कि लाइट ट्रेनिंग कैंप की हिस्ट्री में तुम ऐसे पहले स्टूडेंट हो जिसने लाइट ट्रेनिंग कैंप के इतने छोटे से टाइम में अपनी फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है। तुम्हें तो अपनी इस अचीवमेंट के लिए खुश होना चाहिए। अब इंस्पेक्टर जू मिस्टर फ्रोस्ट से पूछते हैं कि तुमने उस आइलैंड से कितने ट्रेजर्स कलेक्ट किए हैं। तो मिस्टर फ्रोस्ट कहते हैं कि मैंने वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सामान कलेक्ट किया है और वो बताते हैं कि मेरे पास 92 ट्री स्पिरिट्स हैं जो मैंने खुद कलेक्ट की हैं और साथ ही साथ मैंने 610,000 ईयर ओल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव विलो हार्ट को कलेक्ट किया है। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू खुश होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे 30% शेयर में से तो 20% तुम ही ले जाओगे। तो ये सुनकर मिस्टर फ्रोस्ट खुश हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज़ तो वो थी जो हम उस आइलैंड पर ही छोड़ आए हैं। यानी कि यहाँ पर मिस्टर फ्रोस्ट उस मॉन्स्टर की बात कर रहे थे जिसने इन पर अटैक किया था और वो कहते हैं कि वहाँ पर हमारी जो उन टेंटिकल्स के साथ बैटल हुई थी मैंने उसकी फुटेज लीडर को सेंड कर दी हैं। मुझे लगता है कि लीडर अकेले ही आकर इन टेंटिकल्स से फाइट करेंगे। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू कहते हैं कि मुझे लगता है कि लीडर ही इन मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को अकेले ही संभाल सकते हैं क्योंकि ये टेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं एल्डर फियोना को जो कि उस आइलैंड पर ही अपने एल्डर्स के आने का वेट कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक एयरक्राफ्ट आता है जिसमें से 3 हाई लेवल के बियॉन्ड गॉड ऑफ वार एल्डर्स बाहर आते हैं। तो अब एल्डर फियोना उनके पास जाती हैं और उन्हें बाव करती हैं। तभी कैटलैन कहता है कि कोई और भी यहाँ पर आ रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ आकर रुकता है। तो ये देखकर लिया कहता है कि अब ये कौन आ गया। तो अब उस एयरक्राफ्ट का गेट ओपन होता है और उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बाहर आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वॉरियर वही हैं जो मिस्टर फ्रोस्ट का लीडर है। तो अब जैसे ही उस एयरक्राफ्ट में से वॉरियर बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की शॉक वेव पैदा होती हैं और उन वॉरियर के ओरा की वो शॉक वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि लिया और कैटलैन, जेम्स और इवान अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अब एल्डर फियोना और वो तीनों एल्डर जो वहाँ पर आए थे वो चारों लीडर को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके सामने बाव करते हैं। तो ये देखकर लिया और कैटलैन, इवान और जेम्स भी उनके सामने बाव करते हैं। और दोस्तों इस पावरफुल वॉरियर का नाम लीडर हुआ है और कोई भी इन्हें इनके नाम से नहीं बुलाता, वो सब इन्हें फर्स्ट एल्डर कहकर बुलाते हैं। अब फर्स्ट एल्डर उन चारों बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फाइटर प्लेन्स को यहाँ पर आते हुए देखा है, सो इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता और मैं तुमको इस आइलैंड पर जाने का फर्स्ट चांस देना चाहता हूँ। तुम लोग पहले इस मिस्ट आइलैंड पर जाकर अटैक कर सकते हो और तुम्हें जो भी मिलता है तुम ले सकते हो और अगर तुम उस बड़े मॉन्स्टर को हराने में फेल हो गए तो तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओगे। तो ये सुनकर वो चारों एल्डर फर्स्ट लीडर के सामने बाव करते हैं और कहते हैं कि हमें पहला चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो चारों जल्दी से फ्लाई करते हुए उस आइलैंड की तरफ अटैक करने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके जाते ही वहाँ पर उस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट और ब्लोज होने शुरू हो जाते हैं और उन एल्डर के वो अटैक करने की वजह से पूरा आइलैंड भी वहाँ पर हिल रहा था। ये देखकर लिया कहता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम आइलैंड के बाहर का व्यू देखते हैं और ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा वोल्केनो फटा हो और उस ब्लास्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लिया और कैटलैन, इवान और जेम्स तो वहाँ पर अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और वह जल्दी से वहाँ ज़मीन पर बैठकर इन अटैक्स के फोर्स को सर्वाइव करते हैं।
वहीं हम लीडर को देखते हैं जिनको इन अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पर वहीं खड़े रहते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ उस आइलैंड पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के टेंटिकल अभी भी उस आइलैंड की चारों तरफ थे। इसका मतलब ये था कि वो एल्डर उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाए। ये देखकर लिया कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो चारों इतने पावरफुल वॉरियर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। अब हम देखते हैं कि वो चारों एल्डर बहुत ही स्पीड के साथ उस आइलैंड से जाते हैं और फर्स्ट एल्डर को बाव करते हुए वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। तो अब एल्डर फियोना, लिया और कैटलान ईवान और जेम्स के पास आती हैं और कहती हैं चलो जल्दी करो और यहाँ से चलो, हमारा इस आइलैंड का मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर लिया वहीं पर रुक कर सोचने लगता है कि इवन हाई लेवल के 4 बियॉन्ड गॉड ऑफ वार भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर क्या चीज़ है। और फिर वो चारों और एल्डर फियोना एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फर्स्ट लीडर को और अब वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या फर्स्ट लीडर उस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे या नहीं। और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम होगा कि आखिरकार ये फर्स्ट लीडर कितने ज़्यादा पावरफुल है और क्यों ये पूरा वर्ल्ड फर्स्ट लीडर का नाम लेने से डरते हैं। आखिर ये फर्स्ट लीडर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा, जो कि 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप सब लोगों को क्या लगता है, क्या फर्स्ट लीडर उस मॉन्स्टर को मार पाएंगे या नहीं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।